हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 9th में इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम में हमने अगले लेक्चर में चैप्टर नंबर 21 क्रांतिकारी शेखर का बचपन के बारे में देखा था। क्रांतिकारी शेखर जो था बचपन में किस प्रकार का व्यक्तित्व रखता था, या तो फिर उसकी जो सोच थी वो कैसी थी, विदेशी और स्वदेशी चीज़ों में क्या अंतर था और घर का माहौल क्या था, इसके बारे में हमने देखा। आगे हम देखते हैं कि आगे जी शेखर जी के बारे में क्या बताना चाहते हैं। दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा तो देता था, यानी जो उनके घर में अंग्रेजी अमेरिकन मिशनरी था जो अंग्रेजी भाषा को सिखाता था, शिक्षा देता था। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है जो हम सबसे पहले सीखते हैं, तब तो अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा है और विदेशी ही उसकी माँ। एग्जाम्पल के लिए मैं कह दूँ कि हम गुजरात से हैं, हमारी भाषा गुजराती है, तो हमारी मातृभाषा कौन सी हुई? गुजराती। वैसे ही शेखर ने ये सोचा कि उसकी मातृभाषा वह है, यानी कि अंग्रेजी, जो हम सबसे पहले सीखते हैं। हमारे घर के वातावरण में आसपास में जो भाषा बोली जाती है, हमारी वही मातृभाषा कहलाती है। तो अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा है और विदेशी उसकी माँ है। उसके आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा, क्योंकि हकीकत में उनकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं थी, इसलिए उन्हें बहुत दुख होता है, जिसे मैं घृणित समझता हूँ, यानी कि उन्हें वो नफरत करते हैं। उसी विदेशी को माँ कहने को बाध्य हूँ, यानी कि विदेशी को माँ न कहना उसका मन कहता है, लेकिन फिर भी बाध्य हूँ यानी बधा हुआ है कि उसे विदेशी को माँ कहना पड़ता है। उसने उसी दिन से बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना आरंभ किया और चेष्टा से अपनी बातचीत में से अंग्रेजी शब्द निकालने लगा। अर्थात हम जब भी कोई भी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी भाषा बोलते हैं, तब क्या होता है कि बड़ी ही लगन से वो सीख लेते हैं। लेकिन जब भी कोई भाषा के अंदर अंग्रेजी शब्द आता है तो ज़्यादा अंग्रेजी भाषा का प्रभाव होता है। इसलिए शेखर जी ने उसी दिन से निर्णय कर लिया, बड़ी लगन से शुरू कर दिया कि हिंदी उन्हें पढ़नी है। हिंदी पढ़ना आरंभ कर दिया और बड़ी ही चेष्टा से सोच विचार के अपनी जो बातचीत की भाषा है उसमें से अंग्रेजी शब्द निकालने का प्रयत्न किया। जैसे कि हम जब भी कोई भाषा को बोलते हैं तब बीच बीच में अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं इस चीज़ का उपयोग करता हूँ, ये शुद्ध हिंदी हुआ, लेकिन उपयोग की जगह मैं बोलूँगी कि मैं इस चीज़ को यूज़ करती हूँ, तो अंग्रेजी शब्द बीच में आता है। तो ऐसे शब्दों को निकालने के लिए शेखर जी प्रयत्न करने लगे। अपनी आदतों में से विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगा, यानी कि जो उनकी हैबिट थी, आदत थी, विदेशी अभ्यास के अनुसार थी, वो धीरे धीरे दूर करने लगे और अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए और गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा जिसे व्यक्त करने का और कोई साधन उसे प्राप्त नहीं था। यानी कि जो हिंदी भाषा सीख गए हैं, अपनी हिंदी भाषा को प्रमाणित प्रूफ देने के लिए, वो गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा रखने के लिए और व्यक्त करने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था, उसे प्राप्त नहीं था। इसलिए प्रकट करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया। एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ कि आपको कोई भी भाषा सीखनी है, आप नई नई सीखे हैं, तो आप दूसरे को किस तरह बताएंगे? कुछ लिख कर ही। तो उन्होंने ऐसा ही किया। हिंदी भाषा को सीखकर प्रूफ के तौर पर उनके पास दूसरा कोई साधन नहीं था, इसलिए राष्ट्रीय नाटक उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। आरंभ किया माने कि शुरू किया। जीवन में देखे हुए एकमात्र खेल की स्मृति अभी ताजी थी, यानी कि हम बचपन से जब बड़े हो जाते हैं तब तक हमारे माइंड के अंदर कुछ न कुछ याद रहता है। तो उनके अंदर ही एक मात्र स्मृति यानी यादें थी जो खेल की थी, इसीलिए उसे लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। यानी कि हमारे माइंड में कल्पना के आधार पर हम सेंटेंस बना लेते हैं और आराम से उसे लिख सकते हैं। वैसे ही वो भी हिंदी भाषा को सीखने के बाद आराम से वो लिखने लगे, उनमें विशेष कठिनाई नहीं हुई। प्रस्तावना तो ज्यों की त्यों हथियाली, यानी कि जो शुरुआत करनी होती है उसे प्रस्तावना कही जाती है। उसे जैसे तैसे ज्यों की त्यों यानी कि जैसे तैसे उसने लिख ली। केवल कहीं कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा, यानी कि फिर से बाद में देखने पर उन्हें कुछ चेंज करना था जो कर लिया। उसके बाद नाटक आरंभ हुआ, यानी कि नाटक की शुरुआत कर दी।
एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न, जिसने राष्ट्रपिता गांधी है और सिद्धि के लिए साधन है अनवरत कताई और बुनाई, क्योंकि उस समय में न फैक्ट्री थी न कोई कंपनी थी कि कपड़े बनाती थी। आपने गांधी बापू को रेटियां चलाते हुए देखा होगा, उनमें क्या करते थे, वो कताई बुनाई करते थे, वही एक हमारी सिद्धि का साधन था और राष्ट्रपिता हमारे गांधी जी थे, ऐसा स्वप्न उस समय शेखर जी ने देखा था। विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग और प्रत्येक अवसर का दूसरा गाल आगे कर देना, यानी कि गांधी जी का नियम था कि जब आपको कोई भी मनुष्य थप्पड़ लगाता है तो चाटा मारता है तो उसके लिए दूसरा गाल आगे धर देना प्रत्येक अवसर पर, यानी हर बात पर। और उस समय विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग, यानी कि उस समय अंग्रेजी सरकार का परित्याग करना था और विदेशी माल का भी परित्याग करना था, तो यही उनके लिए गोल था। सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया, यानी कि ये एक कथा थी सत्य हरिश्चंद्र की कि वो इंद्रलोक से आरंभ तक यानी शुरुआत से अंत तक आ जाते हैं। अपने ऊपर शेखर की प्रतिभा द्वारा सूर्यास्त के सुनहरे टापू की छाप लेकर, यानी कि उस समय शेखर की प्रतिभा यानी उसकी जो कॉपी है प्रतिभा, यानी कि उसकी जो प्रतिभा है द्वारा सूर्यास्त से सुनहरे टापू की छाप लेकर, यानी कि उनकी जो प्रतिभा थी वो बिल्कुल सूर्यास्त की तरह था। जैसे सुबह में सूर्य निकलता है उनके सुनहरे किरणों के साथ और टापू पर जो छाप पड़ती है पीले रंग की, वैसे ही कुछ उनकी प्रतिभा दिख रही थी। ये उसको कंपेयर किया गया है कि उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का था, उनकी प्रतिभा किस प्रकार की थी। शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन और बाधाहीन भारत, एक स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न, क्योंकि हमने तो देखा ही नहीं है कि भारत किस प्रकार से अंग्रेज सरकार के हाथ में था और किस प्रकार हम गुलाम थे, लेकिन उस समय उनका जो नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन और बाधाहीन, यानी कि बहुत बाधाओं से भरा हुआ था, स्वाधीन नहीं था तो स्वाधीन करना था। भारत एक स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न, ऐसा ही भारत हमें चाहिए, ऐसा उन्होंने नाटक में लिख दिया था। नाटक पूरा हो गया। शेखर ने सुंदर देशी स्याही से उसकी प्रतिलिपि तैयार की और उसे अपनी पुस्तकों के नीचे छिपाकर रख दिया, यानी कि पूरा नाटक लिख देने के बाद सुंदर देशी स्याही, पहले तो आपको मालूम है कि आप जो पेन यूज़ कर रहे हैं बॉल पेन, उसका इस्तेमाल बहुत कम लोग करते थे, देशी स्याही से ही लिखते थे। प्रतिलिपि यानी कि दूसरी कॉपी रेडी कर दी अच्छी तरह से और अपनी पुस्तकों में उन्हें छिपा दिया। पहले साहित्यिक प्रयत्नों की गति उसे अभी याद थी, यानी कि जो साहित्यिक प्रयत्न यानी पहले भी उन्होंने प्रयत्न किया था ऐसा कुछ लिखने के लिए, इसीलिए उसने अपना यह नाटक, यह अमूल्य रत्न किसी को नहीं दिखाया, सरस्वती को भी नहीं, यानी कि पहले उन्होंने जो भी लिखने का प्रयत्न किया शायद उनका जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने ये नाटक कहीं अमूल्य रत्न की तरह छिपा दिया और सरस्वती माता को भी नहीं बताया। और हर समय जब जहाँ वह जाता उसके मन में एक ध्वनि गूंजा करती, यानी यही आवाज़ आया करती थी कि मैं शेखर हूँ, एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर, यानी कि एक नाटक का निर्माण करने वाला व्यक्ति चंद्रशेखर, और मैंने अकेले ही बिना किसी की सहायता के अपने हाथों से उसका निर्माण किया है। स्वाधीन बाधाहीन भारत के उस चित्र का मैंने, यानी कि उनको गर्व था कि उन्होंने अपने हाथ से अपनी जो नई भाषा हिंदी सीखी है, अपने हाथों से उनका निर्माण किया है स्वाधीन बाधाहीन भारत और भारत का चित्र। इस तरह उन्हें ये अंदर से बहुत ही अच्छा लगता था। शेखर के पिता एक दिन के दौरे पर जा रहे थे, ये कुछ किस्सा है उनके जीवन का, और शेखर का साथ था। बांकीपुर स्टेशन पर सामान रखकर पिता और पुत्र वेटिंग रूम में बाहर टहल रहे थे। शेखर कुछ आगे, पिता पीछे पीछे, यानी कि स्टेशन पर उन्हें कहीं जाना था, बांकीपुर स्टेशन था, सामान रखा था, पिता और पुत्र वेटिंग रूम में थे और बाहर टहल रहे थे। शेखर आगे आगे था और पिताजी पीछे पीछे था, क्योंकि दोनों के विचार कुछ अलग थे, इसलिए शायद खड़े साथ में नहीं रहे थे। पास से एक लड़का आया और शेखर की ओर उन्मुख होकर अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? यानी कि जो लड़का था वो अंग्रेजी भाषा को थोड़ा बहुत जानता था, इसलिए अपना प्रभाव जमाने के लिए अंग्रेजी में बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है।
शेखर ने सिर से पैर तक उसे देखा। लड़का एक अच्छा सा सूट पहने था, सिर पर अंग्रेजी टोपी और उसके स्वर में अहंकार था। अहंकार मानी घमंड था। अंग्रेजी कपड़े पहने हुए था और शायद वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। जैसे ही बच्चा जो कोई उत्सुक होता है, नई कोई चीज सीख लेता है तो दूसरे को बताने का प्रयत्न करता है, वैसे ही यह लड़का भी ऐसा ही कुछ था। अच्छा सा सूट पहना था, सिर पर अंग्रेजी टोपी थी और उसका स्वर यानी कि उसकी आवाज में अहंकार यानी घमंड दिख रहा था, ईगो दिख रहा था और शायद अपनी अंग्रेजी ज्ञान को बताने के प्रयत्न में था। शेखर को प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा। उसने उत्तर नहीं दिया, कुछ इसीलिए भी नहीं दिया कि पीछे पिता थे और पिता की उपस्थिति में बात करने पर वह झिझकता था, क्योंकि वह गुस्से से बहुत अच्छी तरह से अंग्रेजी भाषा का और अंग्रेजी कपड़े पहनने का जवाब दे सकता था, लेकिन पिताजी की डर की वजह से वो कुछ झिझकता यानी डरता था, इसलिए कुछ उत्तर नहीं दे पाया। उस लड़के ने समझा उसका सामना करने वाला कोई नहीं है। यह लड़का शायद अंग्रेजी जानता ही नहीं है, यानी कि शेखर ने उनके प्रश्न का कुछ उत्तर नहीं दिया, इसलिए लड़के ने समझ लिया कि वो शायद अंग्रेजी भाषा को जानता नहीं है, जबकि शेखर तो अंग्रेजी भाषा शुरू से ही जानता था। उसने तनिक और रौब में कहा यानी कि और ईगो से बताया, माई नेम इज, डू यू गो टू स्कूल? मेरा नाम है, तुम स्कूल में पढ़ते हो? शेखर के पिता वहाँ न होते तो वह प्रश्न का उत्तर चाहे न देता, पर हिंदी में कुछ अवश्य उत्तर देता। यानी कि पिता की वहाँ उपस्थिति के बाद वो शायद उसको उत्तर नहीं दे पाया और हिंदी में भी वो अच्छी तरह से दे पाता, लेकिन उसकी पिताजी की उपस्थिति के कारण वो कुछ बोल नहीं सका। उसके मन में यह संदेह उठ भी रहा था कि लड़का शायद कोई पाठ ही दोहरा रहा है, यानी कि जो आप रटा हुआ बोलते हो उसे पाठ दोहराना कहते हैं, कि उसने कुछ ऐसा सेंटेंस रट लिया है, इसलिए बार बार यही एक सेंटेंस सबको पूछ रहा है, बता रहा है और ये प्रभाव जमा रहा है कि वो अंग्रेजी भाषा को जानता है। अंग्रेजी उतनी जानता नहीं था, वो उसने देख लिया था शेखर ने, पर उसने द्रुणा से उस लड़के की ओर देखा, उत्तर कोई नहीं दिया, यानी कि फिर नफरत से देखने लगा और उत्तर कोई शेखर ने दिया ही नहीं। पिता के क्रुद्ध स्वर ने कहा, शायद उस लड़के को जताने के लिए कि मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है, जवाब क्यों नहीं देते। यानी कि पिताजी को दुख लगा कि मेरा बच्चा इतनी अच्छी तरह से अंग्रेजी जानता है, लेकिन फिर भी उसने उत्तर क्यों नहीं दिया उस लड़के का। शेखर और भी चिढ़ गया और चुप हो गया। वह लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया, क्योंकि शेखर को गुस्सा आता था और लड़के को मजा आता था, इसलिए फिर भी वो चुप रहा, कुछ बोला नहीं। तब लड़का मुस्कुराकर आगे चला जाता है। पिता ने कहा, इधर आओ। शेखर उनके पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया तो पिता ने उसका कान पकड़कर पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया? मुंह टूट गया है? यानी कि पिताजी अंग्रेजी का प्रभुत्व ज़्यादा था, इसलिए अंग्रेजी भाषा को जानने के बाद वो लड़के को जो आंसर नहीं देते थे, इसलिए कान पकड़कर बहुत ही गुस्से से कहते हैं कि तुम्हारा मुंह टूट गया था जो जवाब नहीं दिया। तभी ट्रेन आ गई और शेखर कुछ उत्तर देने से या उत्तर न देने की गुस्ताखी करने से बच गया, यानी कि वहाँ चुपचाप शेखर जवाब दिए बिना रह गया और कुछ उत्तर न देने से बच गया, क्योंकि वहाँ ट्रेन आ गई थी और ट्रेन में उन्हें जाना था। दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से कहा, हमारे लड़के सब बुद्धू है, यानी कि सब जानते हुए भी वो उत्तर नहीं देते हैं, यानी कि सबके सामने बुद्धू ही दिखते हैं, किसी के सामने तो बोल नहीं निकलता। शेखर ने सुन लिया, क्योंकि वो उनका उत्तर देना नहीं जानता था, क्योंकि उनके मन में तो सिर्फ क्रांतिकारी विचार ही चल रहे थे। यानी कि इस चैप्टर से हमें शेखर के बचपन का पता चलता है कि इतने छोटे होने के बाद भी अपने भारत देश के प्रति उन्हें कितना प्रेम था। यहाँ सिर्फ उनका देश प्रेम ही प्रकट होता है। यही हमें सारांश बताया जाएगा कि छोटे बच्चे में भी आज़ादी, स्वतंत्रता और किसी की गुलामी में न रहने का मन होता है, इसलिए पूरा बचपन उन्होंने इस प्रकार बिताया और अपना नाम छोड़कर अपने देश में चले गए चंद्रशेखर आज़ाद। ओके, थैंक यू।